नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास पड़ताल में। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों या दवाओं के इस्तेमाल के बीच के आप कह सकते हैं उलझे हुए रिश्ते को दिखाता है। सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर यानी पदार्थों के असर से होने वाली एक गंभीर मानसिक स्थिति। ये जानकारी हमें मिली है मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की एक इकाई से और आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर ये स्थिति है क्या, ये होती क्यों है और ये दूसरी मानसिक दिक्कतों से अलग कैसे है। इसका पता लगाकर मतलब इलाज कैसे किया जाता है। एक बात जो थोड़ी चौंकाती है वो ये कि सिर्फ शराब या कोकीन जैसे नशे ही नहीं बल्कि कभी-कभी सर्दी जुकाम या दर्द की जो आम दवाएं होती हैं वो भी कुछ लोगों में ऐसे लक्षण पैदा कर सकती हैं जो काफी गंभीर हों। तो चलिए इस पेचीदा विषय को थोड़ा आसान बनाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये साइकोटिक डिसऑर्डर शब्द हम सुनते तो हैं, पर इसका ठीक-ठीक मतलब क्या होता है? देखिए, ये वो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं जो हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता, सही गलत का फैसला करने, हकीकत को पहचानने और हमारे बर्ताव पर गहरा असर डालती है। जब यह स्थिति बहुत बढ़ जाती है तो इंसान का असलियत से जैसे नाता टूट सा जाता है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हाँ, इनका इलाज मुमकिन है। हाँ, और इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है और दूसरे मिलते जुलते विकार भी हैं। पर आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की, यानी वो साइकोसिस जो किसी पदार्थ की वजह से ट्रिगर होता है। अच्छा, तो ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ये खास तौर पर क्या चीज है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो हालत है जब कोई इंसान किसी पदार्थ का इस्तेमाल करता है। अब वो पदार्थ कोई नशीली चीज हो सकती है, डॉक्टर की लिखी दवा हो सकती है या फिर कोई जहरीला केमिकल भी। तो उसके इस्तेमाल से या उसे लेना बंद करने पर, जिसे हम विथड्रॉल कहते हैं, उसके सीधे शारीरिक असर की वजह से उसमें या तो मति भ्रम होने लगते हैं, हैलुसिनेशंस, मतलब ऐसी चीजें दिखना, सुनाई देना या महसूस होना जो असल में है ही नहीं, या फिर भ्रम होने लगते हैं, डिल्यूजन्स, यानी ऐसे पक्के गलत यकीन बन जाते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। और ये जानना जरूरी है कि ये लक्षण सिर्फ नशे या विथड्रॉल के आम असर से कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं। ये तो काफी गंभीर लगता है सुनने में। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ जो गैर कानूनी नशीली दवाएं होती हैं उन्हीं से होता है? नहीं, यहीं पर यह मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ये सिर्फ कोकीन या हेरोइन जैसी चीजों से ही नहीं होता। कारण कई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने गलती से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, या फिर डॉक्टर ने कोई दवा लिखी और मरीज ने शायद गलती से या जानबूझकर उसकी ज्यादा डोज ले ली, या कभी कभी दो अलग अलग दवाएं आपस में मिलकर कोई बुरा रिएक्शन कर गई, ऐसा भी हो सकता है। और हाँ, वो दवाएं जो लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोकीन, एम्फेटामिन, शराब, ओपियोइड्स, यहाँ तक कि मारिजुआना भी, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पर या फिर उन पर निर्भर होने के बाद जब उन्हें छोड़ा जाता है, उस विड्रॉल के दौरान भी ये साइकोटिक लक्षण भड़क सकते हैं। लेकिन आपने शुरू में आम दवाओं का भी जिक्र किया था, वो बात थोड़ी चौंकाने वाली थी। बिल्कुल, और यही जानना बहुत जरूरी है। कुछ दवाएं जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या ओवर द काउंटर, वो भी कुछ लोगों में इसे ट्रिगर कर सकती हैं। इसमें कुछ एनेस्थीसिया की दवाएं शामिल हैं, कुछ तरह के दर्द निवारक हैं। अच्छा, दर्द निवारक भी? हाँ, एलर्जी की एंटीहिस्टामिन दवाएं, दिल की बीमारियों की कुछ दवाएं, यहाँ तक कि मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं या आइबुप्रोफेन जैसी आम दर्द की गोली भी शामिल हो सकती है कुछ मामलों में। अरे बाप रे! और तो और कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं भी। लिस्ट काफी लंबी है असल में। मुख्य बात यह है कि ये सिर्फ स्ट्रीट ड्रग्स का मामला नहीं है। इसके अलावा कुछ माहौल में पाए जाने वाले जहरीले पदार्थ, जैसे कीटाणुनाशक हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या पेंट और फ्यूल की भाप, इनसे भी ऐसा हो सकता है। और एक और अहम बात, जरूरी नहीं कि पदार्थ का असर खत्म होते ही ये लक्षण भी खत्म हो जाएं। ये असर जाने के बाद भी कुछ समय तक बने रह सकते हैं। अगर आम दवाएं भी ये कर सकती हैं, तो फिर डॉक्टर ये कैसे पता लगाते हैं कि ये लक्षण किसी पदार्थ की वजह से है या कहीं ये किसी और दिमागी बीमारी जैसे मान लीजिए सिजोफ्रेनिया की वजह से तो नहीं? ये फर्क करना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये निदान यानी डायग्नोसिस वाकई मुश्किल हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर एक तरह की, आप कह सकते हैं, जासूसी करते हैं, पूरी पहेली को जोड़ते हैं। सबसे पहली चीज देखी जाती है, क्या मरीज में साफ तौर पर मति भ्रम या भ्रम मौजूद है? ये मुख्य लक्षण है। फिर सबूत जुटाए जाते हैं, मरीज की हिस्ट्री, शारीरिक जांच, लैब टेस्ट, इनसे क्या पता चलता है?
क्या ये लक्षण पदार्थ लेने के दौरान या उसे छोड़ने के करीब 1 महीने के अंदर शुरू हुए हैं, या क्या किसी दवा का इस्तेमाल इन लक्षणों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ लग रहा है? सबसे बड़ी चुनौती होती है ये साबित करना कि ये लक्षण किसी दूसरी मानसिक बीमारी का हिस्सा नहीं है, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो पहले से मौजूद हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर कई सवाल पूछते हैं, जैसे क्या ये लक्षण ड्रग्स या दवा लेना शुरू करने से पहले भी थे? क्या पदार्थ बंद करने के काफी समय बाद, जैसे मान लीजिए 1 महीने से ज्यादा हो गया, फिर भी ये लक्षण बने हुए हैं? क्या लक्षणों की गंभीरता उस पदार्थ की मात्रा या इस्तेमाल की अवधि के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा लग रही है? और क्या पहले भी कभी बिना किसी पदार्थ के इस्तेमाल के ऐसे दौरे पड़े हैं? एक और जरूरी बात है, ये लक्षण सिर्फ डेलीरियम के दौरान नहीं होने चाहिए। डेलीरियम ध्यान और चेतना की एक अलग तरह की गड़बड़ी है, और डॉक्टरों को यह भी देखना होता है कि क्या व्यक्ति को इस बात का एहसास है, मतलब क्या उसे पता है कि ये अजीब अनुभव दवा या नशे के कारण हो रहे हैं। अच्छा, अगर उसे ये पता है तो इसे शायद सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, उसे फिर नशे या विड्रॉवल का असर माना जाएगा जिसमें अजीब अनुभव हो रहे हैं। लेकिन अगर वो पूरी तरह अपनी भ्रम वाली दुनिया को सच मान रहा है, उसे कोई शक नहीं है, तब ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का मामला हो सकता है। तो ये जानना कि ये पदार्थ की वजह से है या कोई और स्थायी मानसिक बीमारी है, ये इलाज के लिए बहुत जरूरी होगा। ये दूसरी मानसिक बीमारियों से मुख्य रूप से कैसे अलग है? क्या कुछ खास बातें हैं? हाँ, ये अंतर इलाज की दिशा तय करने के लिए बेहद अहम है। देखिए, कुछ मुख्य फर्क हैं जिन पर डॉक्टर ध्यान देते हैं। इन्हें आप मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है शुरुआत और अवधि। सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस अक्सर अचानक शुरू होता है, पदार्थ लेने के बाद, और ज्यादातर मामलों में पदार्थ का असर खत्म होने और विड्रॉल पीरियड निकलने के बाद ये ठीक हो जाता है। जबकि सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। उन्हें दवाओं से मैनेज करना पड़ता है। ओके। दूसरा है सबूत। सब्सटेंस इंड्यूस्ड में, जैसा हमने कहा, पदार्थ के इस्तेमाल का सीधा सबूत मिलता है, टेस्ट में या हिस्ट्री में। दूसरी बीमारियों में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। तीसरा है लक्षणों का प्रकार। हालांकि ये कोई पक्का नियम नहीं है, पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि सब्सटेंस इंड्यूस्ड में दिखने वाले, विजुअल या महसूस होने वाले, टैक्टाइल मतिभ्रम ज्यादा होते हैं, जबकि सिजोफ्रेनिया में आवाजें सुनाई देना यानी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस वो ज्यादा आम है। अच्छा, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, और चौथा है पारिवारिक इतिहास। दूसरी जो प्राथमिक मानसिक बीमारियां हैं, उनमें अक्सर परिवार में किसी और को भी वैसी दिक्कत होने का इतिहास मिलता है, जबकि सब्सटेंस इंड्यूस्ड में ये फैक्टर उतना मायने नहीं रखता। डॉक्टर ये भी नोट करते हैं कि लक्षण नशे के दौरान शुरू हुए यानी ऑनसेट ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन, या पदार्थ छोड़ने पर शुरू हुए ऑनसेट ड्यूरिंग विड्रॉल, और ये भी देखते हैं कि भ्रम ज्यादा हावी है या मतिभ्रम। ये सब जानकारी सही तस्वीर बनाने में मदद करती है। ये तो सच में काफी जासूसी का काम लगता है। क्या कोई और भी ऐसी स्थितियां हैं जिनसे इसे अलग पहचानना जरूरी होता है? बिल्कुल, डॉक्टरों को इसे कई और चीजों से भी अलग करना होता है। इसे हम विभेदक निदान या डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं जो साइकोसिस जैसे लक्षण पैदा कर सकती हैं। अच्छा, शारीरिक बीमारियां भी? हाँ, उदाहरण के लिए दिमाग की कुछ समस्याएं हैं, जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या कोई गंभीर इन्फेक्शन। और अगर मरीज उन बीमारियों की दवाएं ले रहा हो तो ये तय करना और भी मुश्किल हो जाता है कि लक्षण बीमारी के हैं या दवा के साइड इफेक्ट। इसके अलावा इसे डिलीरियम से, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से, या फिर सामान्य नशे या विड्रॉल के असर से भी अलग करना होता है। इसके लिए मरीज की पूरी और सबसे जरूरी सच्ची मेडिकल हिस्ट्री बहुत जरूरी है। वो तो मुश्किल हो सकता है मिलना। हाँ, कई बार परिवार या दोस्तों से बात करनी पड़ती है, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे MMPI या न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। ये क्या होते हैं? इन सब चीजों को मापते हैं। इनसे ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि समस्या कितनी गहरी है और क्या ये सिर्फ नशे के असर से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर जो लोग कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अक्सर ध्यान लगाने और चीजें याद रखने वाले कामों में दिक्कत होती है, जो टेस्ट से पता चल सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पता चल गया सारी जांच पड़ताल के बाद कि ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ही है, तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, इलाज कई बातों पर निर्भर करता है। किस पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है, लक्षण कितने गंभीर हैं, मरीज की बाकी सेहत कैसी है। लेकिन इलाज का तरीका अक्सर वैसा ही होता है जैसा सिजोफ्रेनिया जैसी दूसरी गंभीर मानसिक बीमारियों का होता है।
कम से कम शुरुआती दौर में तो जरूर। इसमें कई कदम शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले सुरक्षा और स्थिरता, सेफ्टी और स्टेबलाइजेशन। अगर मरीज खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरा बन रहा है, बहुत ज्यादा भ्रमित है, या मान लीजिए आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। वहां उसे एक सुरक्षित माहौल में रखा जाता है, लक्षणों को काबू में लाने की कोशिश की जाती है। तो डिटॉक्स का क्या रोल है इसमें? घबराहट, उल्टी, उनको संभालना, ये अक्सर इलाज का पहला चरण होता है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है परामर्श और थेरेपी, काउंसलिंग और थेरेपी। इसका लक्ष्य होता है मरीज को नशे से दूर रहने या उसे कम करने में मदद करना, दोबारा ऐसी हालत में जाने से रोकना, जिसे हम रिलैप्स प्रिवेंशन कहते हैं, और जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए जरूरी कौशल सिखाना। इसमें कौन सी थेरेपी काम आती है? इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जैसी तकनीकें हैं, ग्रुप थेरेपी है या परिवार के साथ थेरेपी, ये सब शामिल हो सकती हैं। मरीज और थेरेपिस्ट के बीच भरोसे का रिश्ता वो बहुत अहमियत रखता है। चौथा है दवाएं, मेडिकेशंस। अगर साइकोटिक लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर हैं तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए एंटी साइकोटिक दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सावधानी से और डॉक्टर की पूरी निगरानी में। कोई खास सावधानी? हाँ, जैसे बेंजोडायजेपिन्स जैसी दवाओं से बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनके अपने खतरे होते हैं। खासकर नशे की लत वाले लोगों में इनकी लत लगने का खतरा रहता है। और अगर साथ में कोई और मानसिक समस्या भी है, जैसे डिप्रेशन, तो उसका इलाज भी साथ साथ किया जाता है। देखिए, इलाज का मकसद सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को वापस आत्मनिर्भर बनाना और समाज में एक सामान्य जीवन जीने लायक बनाना है। इसमें लंबा समय लग सकता है और मरीज के साथ साथ परिवार के सहयोग की भी बहुत जरूरत होती है। और इसका लंबे समय में क्या असर रहता है, यानी प्रोग्नोसिस क्या है? क्या लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया गया था और कितनी मात्रा में। हर पदार्थ का शरीर में रहने का समय अलग अलग होता है, उसकी हाफ लाइफ अलग होती है। तो लक्षण कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों या हफ्तों तक रह सकते हैं। ज्यादातर मामलों में जब पदार्थ शरीर से पूरी तरह निकल जाता है तो लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन हमेशा नहीं? हाँ, हमेशा नहीं। कुछ पदार्थ हैं जैसे एम्फेटामीन या PCP, ये दिमाग पर ज्यादा लंबे समय तक असर डाल सकते हैं और उनका इस्तेमाल बंद करने के बाद भी दिक्कतें बनी रह सकती हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि हर कोई पूरी तरह ठीक हो ही जाएगा, लेकिन सही इलाज और सपोर्ट से बहुत सुधार मुमकिन है, यकीनन। और आखिर में, क्या इसे होने से रोकने का कोई तरीका है? रोकथाम यानी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसकी रोकथाम पर बहुत ज्यादा रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ सीधी साधी बातें हैं जो जाहिर है मदद कर सकती हैं। सबसे पहला और सबसे साफ उपाय तो यही है कि नशीली दवाओं और शराब से दूर रहा जाए या उनका इस्तेमाल बेहद सीमित रखा जाए। हाँ, ये तो है। अगर डॉक्टर कोई दवा लिखते हैं तो उसे बिल्कुल बताए गए तरीके और मात्रा में ही लेना चाहिए। अपनी मर्जी से डोज कम ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और अगर पता है कि किसी खास केमिकल या जहरीले पदार्थ से दिक्कत हो सकती है तो उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए। ये सामान्य बचाव के तरीके हैं जो जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में काफी कुछ समझा। मुख्य बातें ये हैं कि ये एक गंभीर मानसिक स्थिति है जो सीधे तौर पर किसी नशीले पदार्थ, दवा या जहरीले केमिकल के असर से होती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें आम दवाएं भी शामिल हो सकती हैं। इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है और इसके लिए सावधानी से जांच पड़ताल करनी पड़ती है, जिसमें लक्षणों के समय और दूसरी बीमारियों को खारिज करना शामिल है। इलाज में डिटॉक्स, थेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाएं शामिल होती हैं और इसका लक्ष्य व्यक्ति को वापस सामान्य जीवन में लाना होता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। असल में हमने देखा कि सिजोफ्रेनिया जैसी प्राथमिक मानसिक बीमारी और पदार्थ की वजह से होने वाले साइकोसिस में फर्क करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब दोनों समस्याएं एक साथ हों या मरीज से मिली जानकारी भरोसेमंद ना हो। हाँ, ये वाकई एक चुनौती है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ऐसे कौन से बेहतर डायग्नोस्टिक टूल, शायद कोई ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन या कोई खास बायोमार्कर विकसित किए जा सकते हैं जो डॉक्टरों को ज्यादा सटीकता से ये फर्क बताने में मदद करें, ताकि मरीज को सिर्फ उसके ऊपरी लक्षणों का इलाज न मिले, बल्कि उसकी समस्या की असल जड़ का पता लगाकर सबसे सही और लंबे समय तक चलने वाला उपचार मिल सके। इस दिशा में और खोज और रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। ये एक अहम क्षेत्र है आगे के लिए।